हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका डाउट नेट लाइव में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की विज्ञान, और विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बोर्ड्स की तरफ से भी और आगे जो हम ऊंची कक्षाओं में जाएंगे उसके तहत भी जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर, उसका नाम है विद्युत। तो क्या आपने रिवाइज कर लिया है? हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, कुछ याद है या नहीं याद है? तो अगर नहीं याद है तो हम लोग करते हैं रिवीजन कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था। ठीक है, तो चलो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हमने पढ़ा था स्विच के बारे में कि स्विच क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि स्विच क्या कर रहा था। तो जब हम स्विच को ऑफ कर रहे थे क्या हो रहा था? जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया तो क्या हुआ? जैसे ही कुंजी को बंद किया तो क्या हो रहा था? पूरे परिपथ में धारा बहने लगी थी। ठीक है, क्या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हमने कुंजी को बंद किया और स्विच को ऑन कर दिया। ठीक है, और जैसे ही हमने कुंजी को क्या करा था, जैसे हमने कुंजी को खोल दिया तो परिपथ पूरा कैसे हो गया? जो हमारा परिपथ था वो अपूर्ण हो गया और फिर धारा नहीं बह रही थी। तो इसका मतलब स्विच क्या कर रहा था? इसका मतलब स्विच ये काम कर रहा था कि स्विच क्या काम कर रहा था? स्विच विद्युत धारा और जो हमारा तार था इसके बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा था कि जब हमको ज़रूरत पड़ी तब हमने स्विच को क्या कर दिया? स्विच को ऑन किया और विद्युत धारा बहने लगी, और जब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमने क्या कर दिया? स्विच को ऑफ कर दिया। और क्या हुआ? तब विद्युत धारा तब तो बहेगी नहीं। तो हम क्या कर रहे थे? हम एक प्रकार से विद्युत धारा को संचित कर सकते हैं स्विच की सहायता से। ठीक है, अब अगला क्या पढ़ा था हमने? विद्युत परिपथ पढ़ा था कि विद्युत परिपथ होता क्या है। विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत परिपथ विद्युत धारा का सतत और बंद परिपथ होता है। सतत और बंद परिपथ। ठीक है, विभवांतर के बारे में हमने पढ़ा था और हम आज भी विभवांतर के बारे में बात करेंगे कि विभवांतर होता क्या है। तो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विभवांतर। और जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा सिरों के बीच में, तब तक क्या विद्युत धारा बहेगी? जल्दी से सोचो, नहीं बहेगी। इसके बारे में हम लोग बहुत बातें कर चुके हैं और आज हम लोग फिर से इसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने विभवांतर का मात्रक ही पढ़ लिया था, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। अब आगे आते हैं तो और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विद्युत परिपथ आरेख। तो हम लोगों ने देखा था कि बल्ब को कैसे बनाएं, सेल को कैसे बनाएं, प्रतिरोध को कैसे बनाएं, कुंजी को कैसे बनाना है। तो हमने इन सब के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अब आपका रिवीजन भी हो चुका है, आपको चीज़ें याद आ चुकी होंगी। तो अब हम लोग करेंगे क्विज, और क्विज करेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो बस छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, फटाफट आंसर करने हैं। ठीक है, चलो। तो जो हमारा क्विज का पहला क्वेश्चन है कि वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? और आपके विकल्प ये हैं, पहला है धारा, दूसरा है विभवांतर, तीसरा है आवेश और चौथा है कार्य। ठीक है, तो हमें बताना है कि वोल्ट मात्रक किसका है, धारा का मात्रक है, धारा मतलब विद्युत धारा, या विभवांतर का, या आवेश का, या कार्य का। फटाफट आंसर करो जल्दी से। और अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि वह युक्ति जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है वह है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना, कि वह युक्ति जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है वह है इलेक्ट्रॉन, बैटरी, अमीटर, वोल्टमीटर। फटाफट आंसर करो, क्या आ रहा है दिमाग में? फटाफट आंसर करो भाई। तो क्या टाइम अब करें या सोचना है? सोचो जल्दी सोचो, आंसर क्या आएगा भाई? चलो, तो अब हम लोग आते हैं अपने उत्तर पर। तो पहला है कि वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट मात्रक है विभवांतर का। तो जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है? हमारा सही उत्तर है बी वाला। तो जितने बच्चों ने बी को टिक किया है या बी विकल्प को बताया, उन बच्चों ने बहुत अच्छे से क्लास ली है पिछली वाली, और उन्हें सब याद है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आगे बात करते हैं भी इसके बारे में। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो वह युक्ति जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है वह है बैटरी। इसका भी आंसर बी सही है। इसका मतलब यह है कि जिसने इस क्वेश्चन का आंसर किया है ना, उसने लास्ट क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। इसके बारे में आज हम फिर से बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो पिछले विकल्प थे उनका मतलब क्या था। तो वोल्ट किसका मात्रक? तो वोल्ट मात्रक था विभवांतर का। विभवांतर का सूत्र क्या था? V बराबर W/Q। V बराबर W/Q।
कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और जो हमारा आवेश उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कह रहे थे, वोल्ट कह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक तो जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि विभवांतर सही होगा, वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब कह रहा है कि वह युक्ति जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, पहला दिया है इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही तो धारा उत्पन्न कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो हैं जो पूरे परिपथ में घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही हम कह रहे हैं कि पूरे परिपथ में धारा बह रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकते यार। दूसरा ऑप्शन है बैटरी, तो बैटरी के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। तीसरा है अमीटर, तो अमीटर क्या काम करता है, अमीटर ये काम करता है कि किसी विद्युत परिपथ में कितनी धारा बह रही है, धारा को मापने का कार्य करता है अमीटर, धारा को मापने का कार्य करता है, का कार्य करता है हमारा अमीटर। वोल्टमीटर क्या कर रहा था, तो चालक के सिरों के बीच में कितना विभवांतर उत्पन्न है, तो विभवांतर को माप रहे थे हमारे वोल्टमीटर, विभवांतर। ठीक है, अब एक बात और इन दोनों के बारे में मैंने बताई थी कि जो बहुत ही आपको याद रखनी है कि अमीटर को हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका जो प्रतीक था वो ये था। ठीक है, तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वहीं पर जो हमारा वोल्ट मीटर होता है तो वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में। अभी श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम के बारे में बस हम लोग 1-2 दिन का इंतजार है, इसके बारे में हम लोग बहुत ही सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे कि पार्श्व क्रम क्या है, श्रेणी क्रम क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वह युक्ति जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है वह है बैटरी। अभी मैं इसके बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में। फिर से आज हम लोग बात करेंगे विभवांतर के बारे में, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। और जितनी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी है ना वो सारी चीज़ें रिकॉल करने की, सारी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं आज। तो आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ओम का नियम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आप परिपथ पहले भी देख चुके होंगे कि यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, स्विच है, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध के बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग प्रतिरोध को भी जान डालेंगे, प्रतिरोध है क्या भैया, कौन सी ये है, कौन महान है ये प्रतिरोध। ठीक है, चलो, तो ये प्रतिरोध लगा हुआ है, बैटरी है। ठीक, अब मैंने ये बताया था कि अगर बैटरी ना हो तो धारा नहीं बह सकती है, अगर यहाँ पर बैटरी ना जुड़ी हो तो धारा नहीं बह सकती है। ठीक है, तो आप कहोगे मैम ये तो सिंपल है, लेकिन बैटरी एक्चुअल में कर क्या रही है। भाई बैटरी के अंदर तो रासायनिक ऊर्जा है, और यही रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो रही है विद्युत ऊर्जा में। तो बैटरी ऐसा काम क्या कर रही है, तो मैंने बताया था कि बैटरी इन दो सिरों के बीच में, ये जो हमारे चालक के दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर रही है। क्या उत्पन्न कर रही है, विभवांतर उत्पन्न कर रही है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखेंगे आज, यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करेंगे। हम लोगों ने अभी तक वो बात नहीं की थी क्योंकि अभी तक आपको विभवांतर के बारे में नहीं पता था, तो अब थोड़ा थोड़ा आप लोग जान चुके हो, विभवांतर का आइडिया ले चुके हो। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, वो छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा, लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि वो है क्या चीज़। ठीक है, तो देखो मैंने बताया था कि बैटरी क्या कर रही है, बैटरी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर रही है। अब देखो विभवांतर को हम लोगों ने समझा था, वो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि 2 टंकियां रखी हुई हैं, एक समान ऊंचाई पर रखी हुई हैं और उसमें पानी बराबर भरा हुआ है, लेकिन पानी जो है एक टंकी से दूसरी टंकी में नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊंचाई में अंतर कर दे रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे ही दाब उत्पन्न हो रहा है और फिर पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बह रहा है। ऊंचाई से ही नीचे की तरफ जाएगा ना, ऊंचाई से ही नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है,
अब देखो, तो यहाँ पर पानी बहना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ पर पानी बहना शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी दाब उत्पन्न हो रहा होगा, यहाँ पर भी दाब उत्पन्न हो रहा होगा। और वो दाब कौन उत्पन्न करता है? तो वो दाब उत्पन्न करती है हमारी बैटरी। कौन उत्पन्न करती है? हमारी बैटरी उत्पन्न करती है। तो पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना कि ये मान लो हमारे क्या है, ये हमारा कोई धातु का तार है, ठीक है। ठीक, हमने क्या करा, इसको हमने बैटरी से जोड़ के रखा हुआ है, ठीक। देखो, ठीक, ये है माइनस, ये है प्लस, ठीक। अब यहाँ पर क्या होंगे, इस तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? जैसे ही हमने बैटरी को जोड़ा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे परिपथ में घूमना शुरू कर देंगे। याद करिए, हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी इलेक्ट्रॉन्स की, कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स आवेश हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं पूरे परिपथ में, तभी हम कहते हैं कि विद्युत धारा बह रही है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बह रहे हैं, ये बैटरी ऐसा क्या कर रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर विभवांतर तो उत्पन्न हो रहा है। मान लो कि इस सिरे का जो विभवांतर है वो है VA और इस सिरे का जो विभवांतर है वो है VB, ठीक है। तो या फिर तो अब देखो, यहाँ पर अगर VA है और ये VB है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, VB माइनस VA लिख लो, क्योंकि ये क्या है, ये धन सिरा जो है इसको मैंने VB माना हुआ है। तो VB माइनस VA ये किसके बराबर हो जाएगा? तो यही विभवांतर होगा जो किसके बराबर होगा? हमारे V के बराबर होगा, जिसके बारे में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस सिरे पे भी विभवांतर है और इस सिरे पे भी क्या है, विभव है, और इस सिरे पे भी विभव है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, वो हम लोग कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं विभवांतर। और पता है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, और ये दोनों जो सिरे हैं ना, यहाँ पर दाब को उत्पन्न कर रहे होंगे। भाई जो विभवांतर है वो एक तरह क्या है, एक तरह का दाब ही उत्पन्न कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। अब देखो यहाँ पर ये हमारे, देखो विभवांतर कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये इसके बारे में हम लोग को बात नहीं करनी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर की क्रिया है जो क्या उत्पन्न कर रही है, जो विभवांतर उत्पन्न कर रही है। बैटरी में दो सिरे होते हैं, एक धन सिरा होता है और एक ऋण सिरा होता है। तो अब देखो, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा, वैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लगभग कुछ पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो याद करो, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फटाफट याद करो, मैंने क्या बताया था, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में लगभग 10 की घात 28 से लेकर के 10 की घात 29 तक इलेक्ट्रॉन। तो सोचो कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही विभवांतर उत्पन्न होगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहे होंगे, ये सोचो। तो जैसे ही क्या हो रहा था, जैसे यहाँ पर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जल बह रहा था, वैसे ही आवेश क्या होंगे, वैसे ही आवेश क्या होंगे, जिस सिरे पे विभवांतर अधिक होगा, अधिक विभव वाले सिरे से लेकर, अब अधिक विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर बहना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन्स फटाफट बहना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलेंगे? अब देखो, ये हमारा धन सिरा, ये है ऋण सिरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बहना शुरू हो जाएंगे, पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स बहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, अब इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख लो कि ये, इसको ऐसे मान लो कि ये है हमारा तार, ये देखो, इसको मान लो धन सिरा, इसको मान लो ऋण सिरा, ठीक है। ये है प्लस, ये है माइनस, ये है VA और ये है VB। तो VA माइनस VB हो गया, बराबर क्या हो गया, V हो गया। तो जो हमारे आवेश हैं, तो आवेश उच्च विभव वाले सिरे से, उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर बहेंगे, ठीक है। निम्न विभव वाले सिरे की ओर
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे बहना शुरू हो जाएंगे, ऐसे बहेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से ऐसे जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन कैसे बह रहे थे। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना कुछ सोचना नहीं, बस इतना याद रखना है कि विभवांतर क्या है, दो सिरों के बीच का अंतर है, और ये दो सिरों का जो बीच का जो अंतर उत्पन्न हो रहा है ना, तो वो उत्पन्न कर रही है बैटरी। और याद रखना, अगर प्रश्न अगर पूछा जाए कि आवेश किस सिरे से किस सिरे की ओर बहते हैं, ठीक है, तो आप क्या बताओगे आवेश का प्रवाह कैसे होता है, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर बहता है, ठीक है। चलो, अब इतनी बात हम लोगों ने कर ली है, तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि विभवांतर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा। फटाफट बताओ, अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं बेटा कि अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई। तो याद, अच्छा ये बस सोचो कि अगर वोल्टेज कम आता है, विभवांतर हम लोग, मैंने बताया भी था कि विभवांतर हम लोग वोल्टेज कहते हैं, तो जैसे ही जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ जाता है तो क्या होता है, चीज़ें तेज़ी से चलना शुरू होती है, मतलब चीज़ें सही चल रही होती हैं। लेकिन अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो क्या होता है, क्या घर के पंखे में उतनी स्पीड आती है, सोचो, बताओ जल्दी बताओ। जब विभवांतर कम होता है या वोल्टेज कम होता है तो क्या आप घर का एसी चलता है या आपके घर का कूलर चल पाता है, नहीं चल पाता है। क्यों, क्योंकि अगर वोल्टेज कम है तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज कम होने का मतलब ये है कि विद्युत धारा का मान कम हो गया भाई। अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन तेजी से बहेंगे। सिंपल से अब समझो, मैकेनिज्म समझो कि हो क्या रहा है। देखो, जैसे ही विभवांतर बढ़ा दिया वैसे ही क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉन वो तेजी से बहेंगे। अब जब तेजी से इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो विद्युत धारा भी तो उतनी स्पीड से जाएगी। सोचो सोचो, अब पहुंच पा रहे हो, पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, फटाफट बताओ। कि जैसे ही हमने क्या करा, विभवांतर को क्या करा, बढ़ा दिया, जैसे ही वोल्टेज को बढ़ा दिया वैसे ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन तेजी से बहेंगे तो क्या होगा, विद्युत धारा भी तो उतनी तेजी से बहेगी। तो अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि विभवांतर को बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान बढ़ क्यों जाता है। आ रहा है समझ में कि विभवांतर अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, विद्युत धारा उतनी ज्यादा प्रभावित होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा बढ़ रही है। क्योंकि मैम वो आपने सेम बात बोल दी, लेकिन इस बात को किसने बताया, इस बात को बताया हमारे जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञानी थे। कौन, हमारे भौतिक विज्ञानी ओम साहब, ठीक है। इनका इतना लंबा सा नाम नहीं याद करना है, इतना याद रखना है कि हाँ, ओम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये नियम दिया और उस नियम को बोला गया ओम का नियम। और ओम का जो नियम है वो यही कह रहा है कि जो विभवांतर है हमारा, विभवांतर को बढ़ाने से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा विभवांतर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतने ही ज़्यादा विद्युत धारा का मान होगा, ठीक है। और इसको हम लोगों ने घर पे भी देखा हुआ है कि जैसे ही विभवांतर बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, वैसे ही जो बल्ब है वो तेज चलने लगता है। मान लो कि यहाँ पर विभवांतर बढ़ा दो तो क्या होगा, ये जो बल्ब है वो और तेजी से जलेगा। विभवांतर और बढ़ा दो तो ये बल्ब और तेजी से जलेगा, और विभवांतर को और बढ़ा दो तो क्या अब ये बल्ब तेजी से जलेगा। फटाफट सोच कर बताओ कि अगर वो विभवांतर और बढ़ा दें तो क्या अब ये बल्ब जो है वो तेजी से जलेगा, जल्दी सोचो। तो बेटा अब बल्ब तेजी से नहीं जलेगा, बल्कि जो हमारा बल्ब है वो फूट जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब जो अगर हम लोग एक सीमा से बाहर विभवांतर बढ़ा देते हैं तो हमारे घर की चीज़ें भी तो खराब हो जाती हैं। अगर अचानक से लाइट आ गई, इसका मतलब क्या है, कुछ टाइम में वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है। वोल्टेज ज़्यादा आया तभी तुम लोग कहते हैं, मम्मी कहती है बेटा फटाफट बंद कर दो चीज़ों को, नहीं तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, चीज़ें जल जाएंगी। समझ रहे हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे विद्युत धारा का मान इतना ज़्यादा आ रहा होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब विद्युत धारा को आपको कंट्रोल करना होता था तो क्या करते थे, स्टेबलाइजर का नाम पता है, स्टेबलाइजर। अब तो ऑटोमेटिक वाले स्टेबलाइजर आते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो पहले आते थे स्टेबलाइजर, जिनको हम लोग क्या करते थे, जिसको हम लोग प्रयोग करके हम लोग विद्युत धारा का मान बढ़ा देते थे और घटा देते थे। कैसे, वोल्टेज बढ़ा दिया और वोल्टेज घटा दिया। जब लगा कि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो क्या करो, वोल्टेज को कम कर देते थे, जो हमारे मैनुअल स्टेबलाइजर होते थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब ऐसी कोई युक्ति आ चुकी है या ऐसी कोई चीज़ है जो विद्युत धारा को नियंत्रित कर चुकी है, नियंत्रित कर सकती है। इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा को कंट्रोल करने वाला भी कोई है।
चलो अब बात करते हैं ओम के नियम की, क्योंकि उसमें है सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। तो ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम और कुछ नहीं बल्कि यही है। इसको हम लोग खुद के डेफिनेशन लिखेंगे, बुक को जो डेफिनेशन वो नहीं छापेंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि जब जब चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाए तो क्या होता है? विभवांतर उत्पन्न करने से क्या होता है? फटाफट बताओ, विभवांतर उत्पन्न करने से क्या होता है? तो विभवांतर उत्पन्न करने से एक विद्युत धारा पूरे परिपथ में बहने लगती है। यही तो लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग जैसे ही विभवांतर को उत्पन्न कर रहे हैं चालक के सिरों के बीच में, वैसे ही क्या हो रहा है? विद्युत धारा पूरे परिपथ में बहने लगती है। और जो ये विद्युत धारा है ना, और विद्युत धारा का मान किस पर निर्भर कर रहा है? तो विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। देखो ये बुक की डेफिनेशन नहीं है, हम लोगों ने वही जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं बस वही डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन लिख दोगे ना तो टीचर जान जाएगा बच्चे को पूरा आता है, समझ रहे हो? तो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होती है, के बराबर होती है। और जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है ना, उसमें एक वर्ड ये ऐड है कि जो विद्युत धारा होती, तो विद्युत धारा जो हमारे चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है, तो उस विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जितने मात्रा में विभवांतर उत्पन्न हुआ होगा उतने ही मात्रा में क्या होगा? उतने ही मात्रा में विद्युत धारा बहेगी। तो क्या हम लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं? फटाफट बताओ, क्या हम लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। और उन्होंने एक कंडीशन ये दी कि ये काम तब होगा जब जो हमारा चालक तार है, तो चालक तार की जो भौतिक अवस्था है उनमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो इसको लिख लो, इसको समझते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। तो यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्थाओं में जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे आप लोग भी नोट कर लो, फिर फटाफट समझते हैं, ठीक है। तो यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, में कोई परिवर्तन ना किया जाए, फटाफट इस डेफिनेशन पर लिखो।
इस डेफिनेशन को नोट कर लो कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाए तो एक विद्युत धारा पूरे परिपथ में बहने लगती है और विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है या विभवांतर बराबर होती है। और दूसरी जो डेफिनेशन वो ये है कि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा का जो मान है वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, और उसमें एक कंडीशन दी है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, जिन्होंने नोट नहीं करी है तो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो डेफिनेशन हमने अपने आप से लिखी थी उसको तो रब कर देते क्योंकि इसका मतलब आपको पता चल गया है। तो अब जो बुक में डेफिनेशन लिखी है उसमें नए नए वर्ड आए हैं तो उनको समझना जरूरी है कि इसका मतलब है क्या। जैसे कि यहाँ पर आया कि जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, एक वर्ड आया कि समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो पहले समझ लेते हैं कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। तो देखो भौतिक अवस्था मतलब क्या होता है, भौतिक अवस्था मतलब होता है ताप, दाब, लंबाई और आयतन में परिवर्तन और आयतन। तो अगर आप इनमें से किसी में भी अगर परिवर्तन कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। भाई आपने क्या करा, आपने ताप बढ़ा दिया, हीटर के सामने लेके गए। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हीटर के सामने लेके जाओगे तो क्या होगा, जो चालक का जो ताप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ जाएगा तो अब जो विभवांतर लगाओगे तो क्या विभवांतर हर बार आपको बराबर आएगा, तो हर बार तो बराबर नहीं आएगा। भाई किसी ने क्या करा, कम ताप पे रखा, किसी ने ज्यादा ताप पे रख दिया, तो क्या विभवांतर का मान सही निकल के आएगा, तो सही मान निकल के नहीं आएगा। तो इतना खुराफात करना ही नहीं है ना, क्यों ताप बढ़ाएं हम लोग, दाब नहीं बढ़ाना, लंबा ऐसा नहीं कि चालक को पकड़ के खींच दो, ठीक है, लंबाई उसकी बढ़ा दो और फिर देखो कि विभवांतर क्या है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। और भौतिक अवस्था मतलब क्या है कि ताप, दाब, लंबाई और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हीटर के सामने लेकर के जाकर हीटर के सामने लेके गए और फिर जो है विभवांतर लगा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो अब समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग अगर क्या करें, चालक के सिरों के बीच में अगर विभवांतर अगर उत्पन्न हो रहा है तो जितने अमाउंट विभवांतर होगा उतने अमाउंट विद्युत धारा का मान चालक के सिरों में बहेगा, चालक में बहेगा। अब देखो यहाँ पर बोला गया है समानुपाती, तो समानुपाती का मतलब यही है कि जो हमारी विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा दर्शा लो आई से, तो आई क्या है, अनुक्रमानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह ये होता है, तो आई हमारी समानुपाती है किसके बराबर है, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के। तो आई समानुपाती है V के, आई समानुपाती है V के। ऐसे सोचो कि जितना ज़्यादा आप चीज़ डलवाओगे पिज़्ज़ा में तो आपको उतना ज़्यादा तो पे करना पड़ेगा ना भाई, जितना चीज़ डलवाओगे उतना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। या आप मॉल में गए तो जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे उतना ज़्यादा तो पैसे दोगे ना, कम चीज़ें खरीदोगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। भाई वैसे यहाँ पे हो रहा है कि अगर क्या कर रहे हो, अगर V का मान बढ़ा दोगे, अगर विभवांतर ज़्यादा उत्पन्न कर दोगे तो जो हमारे धारा का मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर विभवांतर का मान घटा दोगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि विभवांतर आपने बढ़ा दिया 10 गुना तो जो आपकी जो धारा है वो आपकी जो है घट गई या 20 गुना बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा। जितने अमाउंट विभवांतर होगा उतने ही अमाउंट में क्या होगा, उतने ही अमाउंट में विद्युत धारा बह रही होगी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके क्विज में, तो ध्यान से समझना, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो बाद में क्या देखा गया कि जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाया गया तो यहाँ पर एक नियतांक आ गया जिसको हम लोग दर्शाया R से, और ये R क्या था, सॉरी ये देखो, तो V बराबर आया था IR के। ठीक है, जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया वैसे ही यहाँ पे नियतांक आ गया, और ये नियतांक क्या था, इस नियतांक को ही बोला गया प्रतिरोध। इस नियतांक को क्या बोला गया, इस नियतांक को बोला गया प्रतिरोध, जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि प्रतिरोध है क्या। कल हम लोगों ने चिन्ह भी देख लिया था कि प्रतिरोध है क्या आखिरकार। ठीक है,
तो अब आपने देख लिया है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध और कुछ नहीं बल्कि एक नियतांक निकल के आया। जैसे हमने समानुपाती चिन्ह हटाया वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही यहाँ पर एक नियतांक निकल के आ गया और उस नियतांक को बोला गया प्रतिरोध। ठीक है, तो ये प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध और कुछ नहीं बल्कि नियतांक है। तो देखो पहले तो हम लोग इसका एक ग्राफ देख लेते हैं कि जो हमारा ओम का नियम है क्या ये सत्यापित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले ओम के नियम का सत्यापन कर लेते हैं। तो देखो सत्यापन करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ बना लो। तो देखो एक ग्राफ बना लो और आप ये देखो कि जैसे जैसे मान लो ये हमारा v है और ये हमारा i है, तो ये देखो कि जैसे जैसे v का मान बढ़ा रहे हो क्या वैसे वैसे i का मान बढ़ रहा है, या जैसे जैसे आपने अब क्या करा, पहले 5 था, 5 वोल्ट था। ठीक है, अब क्या हुआ, तो जैसे ही 5 वोल्ट किया तो धारा भी 5 एम्पीयर की बहनी चाहिए। जैसे ही आपने 10 वोल्ट किया तो धारा भी 10 वोल्ट की बहनी चाहिए। जैसे जैसे आप v का मान बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होना चाहिए, वैसे वैसे ही i का मान बढ़ना चाहिए। और जब ये काम करोगे ना तो आपको एक ग्राफ प्राप्त होगा और उस ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं कि वो ग्राफ है क्या। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जो हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखो पहले ये ग्राफ देखो। ठीक है, तो ये हमारा i और v के बीच में ग्राफ है। अब आप ये देखो कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ाया जा रहा है ना वैसे वैसे ही जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे वैसे ही i का मान बढ़ रहा है। और देखो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तभी हमें क्या ग्राफ, तभी बिल्कुल में सीधा ग्राफ प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हो, कहीं भी मुड़ा नहीं है, इसका मतलब कहीं भी जरा सा भी अंतर नहीं आया है। जितना आपने विभवांतर बढ़ाया उतने ही मात्रा में विद्युत धारा का मान बढ़ गया, उतनी ही मात्रा में। समझ रहे हो, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। समझ रहे हो ना, तो अब यहाँ पर हो गया ओम के नियम का सत्यापन कि हमने ये देखा, ग्राफ बना करके भी देख लिया कि जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, वैसे ही विद्युत धारा का मान भी बढ़ता जा रहा है। बस छोटी सी बात ही ध्यान रखनी है और बस यही तो है ओम का नियम, और कुछ है ही नहीं कि चालक के सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर दो और जितना विभवांतर उत्पन्न करोगे उतनी विद्युत धारा बहेगी, जितना v का मान बढ़ाओगे उतना ही i का मान बढ़ेगा। अब देखो ये ग्राफ प्राप्त हो गया आपको। भाई जैसे आपने विभवांतर का मान बढ़ाया उतना ही विद्युत धारा में प्राप्त हुई, जितना विभवांतर उतनी विद्युत धारा। देखो बिल्कुल भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा। समझ रहे हो, तो चलो अब पहले ट्रायंगल देख लेते हैं कि ट्रायंगल है क्या। अब देखो हमने पढ़ा था v बराबर आई आर। ठीक, इसको लिख दो, v है ये i और r। एक बार v को ले लो, एक बार v को ले लो, तो v बराबर क्या हो गया, i गुणे r। ये हमने ज्ञात किया था कि जैसे हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था, जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था वैसे ही क्या हुआ था, वैसे ही यहाँ पर निकल के आया था एक नियतांक जिसको हमने बोला था प्रतिरोध। तो v i r, तो v बराबर निकल के आया, इसको ऐसे भी लिख लो i r। ठीक है, तो v बराबर आई आर। अब क्या करना है, मान लो अगर प्रश्न में आपको दिया हुआ है v का मान, r का मान, लेकिन आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का मान क्या है, तो क्या करोगे, इस i को उठा लो। अब इस i को उठा लो तो देखो ये दोनों का जोड़ा बन गया। यहाँ पर देखो जब इसको लिया था तो इन दोनों का जोड़ा बन गया था। ठीक है, इन दोनों की दोनों आप बराबर थे, इन दोनों को गुणा कर दो। यहाँ पर देखो i को उठाया तो अब v और बटे r हो गया, जैसे थे उनको वैसे उठा के रख दो। अब r उठा लो। ठीक है, अब मान लो कि प्रश्न में दिया हुआ है आपको v का मान, विभवांतर दिया है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही r को उठाया वैसे देखो इन दोनों को जोड़ा बना दो, तो v बटे i। देखो रिलेट करो, याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ कल समझना है। फटाफट देखो कि पहले v लिया, इन दोनों गुणा हो गया, इन दोनों ने जोड़ा बना लिया। अब जैसे ही यहाँ पर हमें i का मान ज्ञात करना है तो v बटे r कर दो। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों का जो है आपस में भाग हो गया। अब देखो हमें r का मान ज्ञात करना तो v बटे i कर दो। अब अगर नहीं याद रहता है इतना कुछ तो इतना याद रखो कि v बराबर है i गुणा r है। अब मान लो अगर हमें i का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, ये r उतर के नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा v बटे r। समझ रहे हो, अब मान लो अगर हमें क्या करना है, r का मान ज्ञात करना है, तो अगर r का मान ज्ञात करना तो ये i उतर के नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा v बटे i। देखो क्या अब समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है,
बस यही है, क्योंकि इतनी ही चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये प्रतिरोध है क्या। ठीक है, तो प्रतिरोध है क्या? तो पता है प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध हमारा घर्षण की तरह कार्य करता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा घर्षण। घर्षण क्या कर रहा था? तो घर्षण गति का विरोध कर रहा था। ऐसे ही जो प्रतिरोध है ना, वो विद्युत धारा का विरोध करता है। वैसे जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा का विरोध करता है। तो प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है। तो क्या है? तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिसके कारण जो हमारी विद्युत धारा बह रही है उसका विरोध होता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिरोध है वो चालक का गुण है। प्रतिरोध चालक तार का गुण है। इसका मतलब यह है कि हर एक जो तार है, हर एक जो चालक तार है उसका जो प्रतिरोध होगा वो अलग अलग होगा। हर एक धातु के लिए जो प्रतिरोध है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध चालक का गुण है जो धारा का विरोध करता है। तो अब मैंने आपसे बोला था ना कि ऐसा कुछ तो होगा ना जो धारा को नियंत्रित कर रहा होगा। तो अब हम देखेंगे आगे अगली क्लास में कि जो हमारा प्रतिरोध है वो धारा का विरोध कर कैसे रहा है। हम लोग प्रतिरोध को कैसे कौन सी चीज़ें हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित कर रही हैं, या प्रतिरोध को क्या काम क्या कर रहा है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तो करने बनते हैं ना। अब ओम का नियम पढ़ा तो क्वेश्चन बिना क्वेश्चन करे तो नहीं जाने दूंगी, तो पहले फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 120 ओम है, ये देखो ओम का निशान है, और ओम जो है वो क्या होता है? वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, और ओम का निशान ऐसे होता है। तो मान लो अगर कहीं ऐसा निशान बन के आ जाए तो समझ लेना कि वहां पर क्या दिया हुआ है? वहां पर आपका प्रतिरोध दिया है। वहां पर क्या दिया है? वहां पर प्रतिरोध दिया है। तो R बराबर क्या था? R बराबर था V/I। तो अगर 1 ओम का मान पूछा जाए तो आप बस इतना आपको बताना है। देखो केवल इतना बताना है कि किसी चालक तार के बीच में, किसी चालक के सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट का है, विभवांतर 1 वोल्ट का है, तथा धारा 1 एम्पियर बह रही है, 1 एम्पियर बह रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उस चालक तार में 1 ओम का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो अगर चालक के सिरों के बीच में विभवांतर 1 वोल्ट है और धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों में हम कह सकते हैं कि जो हमारा चालक है उस चालक का प्रतिरोध होगा 1 ओम। तो चालक का प्रतिरोध होगा 1 ओम, प्रतिरोध बराबर 1 ओम। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और अगर चालक के सिरों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न है और धारा 1 एम्पियर की बह रही है, तो चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम का होगा। ठीक है, तो ये हो गई 1 ओम की परिभाषा। तो अब हम लोग करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 120 ओम है, 120 ओम है, तो यह 240 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब यह है कि हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। फटाफट ज्ञात करो, फटाफट, कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। फटाफट ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं, इतना याद रखना है कि सूत्र था V बराबर I गुणे R, क्योंकि ये याद रखना सबसे आसान है। तो V बराबर I गुणे R याद कर लो। अब हमें क्या याद करना है? हमें ज्ञात करना है विद्युत धारा का मान। यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो कि I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि 240 वोल्ट का स्रोत, इसका मतलब क्या है कि उस स्रोत के सिरों के बीच में जो विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा होगा, या हम कह सकते हैं कि उस स्रोत का जो विभवांतर होगा उसका मान होगा 240 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे V का मान मिल चुका है हमें, जो कि है 240 वोल्ट का। और क्या कह रहा है कि उस जो बल्ब का तंतु है उसका प्रतिरोध है 120 ओम। मतलब कि क्या है? R का मान दिया हुआ है 120 ओम बटे 120 कर दो, क्या हो गया?
I बराबर 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि उस जो हमारा जो विद्युत बल्ब है, उस विद्युत बल्ब में कितनी धारा आ रही होगी, तो उस विद्युत बल्ब में 2 एम्पियर की धारा आ रही होगी। कुछ नहीं करना है, तो सूत्र याद कर लो, V बराबर I गुणे R, और उसी से बाकी के सूत्र निकल जाएंगे। तो V बराबर दिखा हुआ है I गुणे R, हमने क्या करा, I का मान ज्ञात करना है, तो I बराबर हो गया V बटे R। अब देखो यहाँ पर हो गया I बराबर 2 एम्पियर, क्योंकि V और R का मान रख दिया हमने। सिंपल, धारा को मापते हैं एम्पियर में। एक सूत्र याद कर चुके हो हम लोग, V बराबर I गुणे R। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा का सूत्र। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या था, तो I बराबर था Q बटे T था, I बराबर Q बटे T था। V बराबर क्या था, V बराबर था W बटे Q। और आज हम लोग एक नया सूत्र पढ़ चुके हैं, वो है V बराबर I गुणे R। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर एक क्लास में नया फॉर्मूला मिलेगा। और जब हम लोग लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप देखोगे कि सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी एक प्रश्न में ही सारे फॉर्मूलेस को यूज़ करना पड़े, तो इसलिए डेली डेली पढ़ना है और ध्यान से समझना है, और जो हम लोग फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ना, उसको डेली डेली लर्न करते जाना है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो ये विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो ये है आपका होमवर्क। तो आपको ये बताना है इसका आंसर कि कितना होगा। फटाफट, दिमाग में कुछ आ रहा है, बताओ बताओ। तो जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहा है फटाफट बताना है, ये आपका है होमवर्क। तो चलो फटाफट जल्दी से हम लोग क्विज कर लेते हैं, क्विज क्या होगी। तो देखो, जो हमारी क्विज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। देखो, उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन है कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी से किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। पहला विकल्प है 3 ओम, दूसरा विकल्प है 2.5 ओम, तीसरा है 10 ओम और चौथा है 2 ओम। तो फटाफट दिमाग लगाओ कि इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट। अब इसके बाद आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विभवांतर का मान अगर 4 गुना कर दिया जाए, तो विभवांतर का मान 4 गुना कर देने पर धारा का मान हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा अगर हम विभवांतर का मान 4 गुना कर दें। पहला विकल्प है 2 गुना, तीसरा विकल्प है 8 गुना, दूसरा विकल्प है 8 गुना, तीसरा विकल्प है 4 गुना और चौथा विकल्प है कोई परिवर्तन नहीं। तो दिमाग में क्या आ रहा है, जल्दी से, हम लोग सब पढ़ चुके हैं अभी। ये सारे जो क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पता है। आज क्लास में यही पढ़ा है। चलो फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं। तो आई थिंक कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो, विभवांतर कितना उत्पन्न हो रहा है 5 वोल्ट का, और जो धारा है वो 2 एम्पियर की है। तो जो चालक का प्रतिरोध है ना, वो कितना होगा, 2.5 ओम का होगा। कितना होगा, 2.5 ओम का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सही विकल्प है वो है 2.5 ओम। बी विकल्प सही है। कैसे सही है, V बराबर क्या था, V बराबर था I गुणे R। हमें ज्ञात करना है R का मान, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। अब देखो V का मान कितना है, तो V का मान है 5 वोल्ट बटे I का मान कितना है, ये है 2 एम्पियर। 5 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि प्रतिरोध का मान निकल के आया 2.5 ओम। ठीक है, चलो जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि अगर हम लोग विभवांतर का मान 4 गुना कर दें, अगर विभवांतर का मान 4 गुना कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग विभवांतर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो जो इसका सही विकल्प है वो है सी विकल्प, 4 गुना हो जाएगा। जितना विभवांतर उतनी धारा। अगर 4 गुना विभवांतर हमने बढ़ाया है तो क्या होगा, जो हमारी धारा है वो भी क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि ओम का नियम तो यही कहता है ना कि जितना विभवांतर उतनी धारा। ठीक है, तो जो V है वो समानुपाती होता है I के। तो जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उतनी ही ज़्यादा धारा
जो है वो क्या होगी, परिपथ में प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब क्या है कि विभवांतर का मान 4 गुना कर दिया है तो धारा का मान भी 4 गुना हो जाएगा और हमारा सही विकल्प होगा सी वाला। तो मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और प्रतिरोधकता क्या होती है, और कुछ करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो।